BSc third year are going to present my presentation on this occasion of National Science Day. National Science Day, as we all know, हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो C.V. रमन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक रामन इफेक्ट था जो बनाया था, जिसकी वजह से इस दिन उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो इस दिन को हम याद रखने के लिए नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। इस साल इसकी जो थीम है, जो नेशनल साइंस डिपार्टमेंट ने सेट की है, वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इसका मतलब होता है कि हमारे पूरी ग्लोब या हमारे पूरे विश्व की जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो हमारे पूरे विश्व, इवन ग्लोब में हर चीज़ आती है। इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक, दोनों फैक्टर्स, मतलब जो हम जीव जंतु हैं, साथ ही साथ जो हमारी इकोलॉजी है, उन सबको वो बेनिफिशियल कैसे होती है। तो उस पर ये थीम बेस्ड है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट, तो जो मेरा टॉपिक है वो इस प्रेजेंटेशन का वो ये है, प्लास्टिक वेस्ट यूज फॉर मेकिंग फ्यूल्स। मतलब जो हमारे आसपास जो कूड़ा है प्लास्टिक का, हम अपने वेस्ट से वेल्थ कैसे बना सकते हैं, वो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है। एज वी ऑल नो, प्लास्टिक क्या होता है? ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। इसमें इतना, उसका फॉर्मूले में इतने सारी चेंज होती है कि नॉर्मली डिग्रेड नहीं होता है एनवायरनमेंट में। इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब डिमांड फॉर फ्यूल, जैसा कि हम आज सभी जानते हैं, हमारी इस लाइफ में फ्यूल की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी फ्यूल कितना ज़रूरी है। हमारी फॉसिल एनर्जी खत्म होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें दूसरे सोर्सेज पर रिलाय होना पड़ता है। हाइड्रोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हमें इन सब पे रिलाय होना पड़ रहा है फ्यूल के लिए। और वेस्ट प्लास्टिक भी आज हम सभी जानते हैं, हमारे आसपास माउंटेन्स बन चुके हैं प्लास्टिक के। ओशियंस में, हर जगह, नदियों में, किनारे, रोड पे, सब जगह प्लास्टिक भरा पड़ा है। ये दो हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है, एक फ्यूल की कमी, दूसरी प्लास्टिक की अधिकता। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसका टॉपिक यही है कि प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बनाना। जो स्कोप तो मैं इतनी देर से वही चीज़ें बता रही हूँ कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है, फ्यूल कम होता जा रहा है, तो हम उस बढ़ती चीज़ से उस कम होती चीज़ को बनाएंगे तो वो आज हमारे लिए बहुत, आगे जाके हमारे लिए बहुत काम आएगा। अब बनता कैसे है? सबसे पहले एक पायरोलिसिस नाम की प्रोसेस मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। उस प्रोसेस में थर्मल डिग्रेडेशन जो होता है, थर्मल डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं उस प्लास्टिक को और फिर उसे हम फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। पर ये पूरी प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। इस प्रोसेस को पायरोलिसिस बोलते हैं। पायरो मतलब हीट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। जब हीट की प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन के, विदाउट एनारोबिक कंडीशन में जब हम ये करते हैं हीट और उसके बाद प्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं, तो पायरोलिसिस। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम तोड़ते हैं। मतलब प्लास्टिक बहुत सारे पॉलीमर, लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर्स की, तो पहले हम इन्हें तोड़ते हैं, उसे डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद और कई सारे कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए हीट के साथ हम इसको क्या और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं प्लास्टिक को। अब प्रोसेस कैसे होती है? जैसे कि सबसे पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, ट्रक से प्लास्टिक डाला जा रहा है, तो पहले उसको साफ और सुखाया जाता है। उसके बाद उसका साइज रिड्यूस करते हैं एक्सट्रूडर में, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो मटेरियल है, उसके बाद ये पायरोलिसिस कंटेनर में जाता है। वो कंटेनर में कई ज़्यादा हीट का टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर होता है वो कई ज़्यादा होता है इसमें। बस इसमें एक ही चीज़ है कि इसका टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस लगभग इसमें टेम्परेचर यूज होता है। इसका टेम्परेचर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, पर लगभग सारे फ्यूल बनाने में टेम्परेचर का नीड होता है। उसके बाद इससे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में वो जाता है डिस्टिलेशन बॉक्स में। उसके बाद क्या होता है? इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। उसके बाद ये आगे जाके वैक्यूम डिस्टिलेशन होने के बाद ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेट ऑयल, कैरोसिन और डीजल्स। ये पूरा प्लास्टिक का ट्रीटमेंट है। इसका मैंने एक और ये वो डायग्राम से चार्ट से दिखाया हुआ है। पहला होता है वेस्ट प्लास्टिक का प्री ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद श्रेडर उसको और छोटे भागों में कन्वर्ट करने के लिए। पायरोलिसिस, वो जो प्रोसेस मैंने अभी एक्सप्लेन की हीट के थ्रू। उसके बाद आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में इसको पूरी तरीके से ठंडा कर दिया
किया जाता है। उसके बाद इसकी रिफाइनिंग होती है जिसमें ये अलग अलग ऑयल में कन्वर्ट होता है। रिफाइनिंग की ज़रूरत इसीलिए रहती है, इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो जो फ्यूल में एनवायरनमेंट को बाद में डिग्रेड करेगा। तो कई सारे स्क्रबर्स हैं जो हमारे यूज़ होता है रिफाइनिंग के लिए। कैटालिटिक क्रैकर क्या होता है? अब जैसे कि कभी कभी हम प्रोसेस को प्रोसीड जल्दी करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, तो इसी तरह इस प्रोसेस में भी कैटलिस्ट का यूज़ होता है। एक्सेस नाम मुझे नहीं मिला है पूरी जगह पे, पर वो लोग अपने यहाँ ये टेक्निक इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, पर मैं चाहती हूँ कि ये वहाँ पे यूज़ हो आगे जाके। कैटालिटिक कन्वर्टर का ये काम यही होता है कि उसमें कैटलिस्ट का यूज़ करके इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाता है। अब एप्लीकेशंस तो हम सारे ही जानते हैं, क्रूड ऑयल के एप्लीकेशंस बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, पैराफिन, डीजल, फ्यूल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमेन जो रोड बनाने के लिए बिटामर यूज होता है उसमें भी यही यूज होता है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, बस लास्ट साइड। एडवांटेजेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हमारे प्लास्टिक को ख़त्म कर रहा है और हमारी फॉसिल फ्यूल की डिमांड भी कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी अगर हम वेस्ट मटेरियल से फ्यूल बनाने का काम करते हैं। और इसकी बस एक ही कमी है, इसमें सल्फर रहता है, तो ये भी वो करी जा सकती है इसको रिफाइनिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा बढ़ाकर। थैंक यू।